हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 13 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पहली 4 एपिसोड में डंजन के अंदर से जो 6 लोग बचकर बाहर आ जाते हैं, वही 6 लोग दोबारा डंजन में जाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें जिन्वो और जूही भी होती है। जूही जिन्वो की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या तुम वाकई में वही जिन्वो हो? तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। जिन्वो हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ मैं वही जिन्वो हूँ। जूही जिन्वो से कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वो से कहती है, तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? और तुम्हारी टांग कैसी है? जैसे ही वो उसकी टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्वो अभी जूही को उस बारे में बताने लगता है, उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं, यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है? यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का हंटर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते हुए उसे कहता है, डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग भी हैरान होकर कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों हैं? उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके, यहाँ पे उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है? वो लड़का उनसे कहता है, प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम हैं, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम टाइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स हैं। अगर वो तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला करना चाहे तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्वो टाइशी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है, जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही उसे कहती है, क्या तुम जा रहे हो? जिन्वो उसे कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। जूही उसे कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग सभी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। टाइशिक तीनों कैदियों के हाथ खोल देता है। उनमें से एक कैदियों से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए? तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। टाइशिक उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो उनके हाथ खोलने के बाद मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उन्हें कहता है, मेरा नाम टाइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिन्वो उनसे कहता है, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सॉन्ग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से कहते हैं, मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गॉब्लिन्स या फिर क्रिमिनल्स? उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करता है। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। साथ ही 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ ही आग को इस्तेमाल करते हुए उनको मार देते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जिन्वो तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सबको तो तुम्हें डंजन के अंदर हाली हाथ आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास अचानक से डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी काफी ज्यादा खुश होती है और जिन्वो से कहती है, मुझे तो तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? जिन्वो से कहता है, नहीं मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ।
मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते हैं, हालांकि मैंने जिनवू के साथ मजाक किया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था तब ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा सहमी होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी भी कांप रही है, मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गोब्लिन्स हैं, ये अभी भी अपने ड्रामा से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। ताइशिक उनसे कहता है, इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना ले, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग ताइशिक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप्स बनाते हैं। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ। अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रूम मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिनवू अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सुरंगों के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट वाली साइड पर है। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लेफ्ट वाली साइड पर जाना चाहिए। जिनवू की ये बात सुनकर ताइशिक जिनवू की तरफ देखता है, जबकि जिनवू ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं, जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जिनवू, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिनवू कहता है, मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गोब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल सारे गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जबकि ताइशिक खड़ा उनको देख रहा होता है और कहता है, क्या इन छोटे गोब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, नहीं ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे छोटे मोटे गोब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गोब्लिन्स के बारे में बताता है और कहता है, गोब्लिन्स की पावर लेवल एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है, जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। इसलिए यहाँ तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो वो भी बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। ताइशिक क्रिमिनल से पूछता है, क्या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो? वो क्रिमिनल्स उसे कहती हैं, ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो? ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ। इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ताइशिक उनसे कहता है, फर्ज करो अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, तो वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, हाँ हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहते हैं, इन गोब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिनवू हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उस दिन जिनवू हमारे साथ था, लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिनवू के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम भी तो उस डंजन से भाग गए थे? मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग मुझे माफ करेंगे या फिर जिनवू मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं और वो दोनों गलती से ताइशिक की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने ताइशिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है, मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सको उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूं। आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी जब कोई चिल्लाता है मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है, जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है,
ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया? और साथ ही ताइशिक अपना हंजर निकाल लेता है और कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजर को घुमाते हुए तीसरे क्रिमिनल का सर भी काट देता है। ताइशिक कहता है, इसका मतलब बॉस का रूम लेफ्ट वाला है, अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब चूंकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप यानी कि सोलो लेवलिंग की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो जी लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि ताइशिक उन तीनों कैदियों को मार देता है और साथ में मिस्टर किम और दूसरे बंदे को भी मार देता है। जिन्हों मिस्टर सोंग और जूही के साथ बॉस के रूम की तरफ जा रहा होता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रही होती है कि कोई उन्हें मारने के लिए आने वाला है। जिन्हों उनसे कहता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ से जल्दी से निकलो। वो वापस भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भी भागते हुए जा रहे होते हैं कि ताइशिक सीधा पहले बी रैंक की हंटर यानी कि जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने नाइफ से जूही को मारने लगता है, जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ताइशिक कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जिन्हों से कहता है, तुम क्या करने लगे थे? ताइशिक अपने हाथ को छुड़वाते हुए पीछे की तरफ जंप करता है। ताइशिक कहता है, तुमने मेरे ब्लाइंड अटैक को रोक लिया। तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है? वाकई में तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प हैं। हालांकि मेरे ऑर्डर्स ये थे कि मुझे किसी भी दूसरे हंटर्स के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी रैंक की हीलर मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मैं पहले इसे मारना चाहता हूँ। जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ताइशिक उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को यहीं पर मारने वाला हूँ, बिल्कुल उन सब की तरह जिनको मैंने पहले मार दिया है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, तुम तो गिल्ड के मेंबर हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिन्हों पीछे की तरफ देखता है। जख्मों में चूर, खून से लातपत मिस्टर किम बैठे होते हैं। जिन्हों जूही से कहता है, जूही जल्दी से इसको हील करो, ये अभी जिंदा है। जूही डर कर वहीं पर खड़ी होती है। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है, जल्दी करो, इसे हील करो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? जूही भागती हुई उसके पास जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मिस्टर किम उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे पता है, मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर किम जूही का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है, मिस्टर किम तुम्हें जीना होगा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए ना सही फिर भी तुम्हें जीना होगा। अगर तुम मर गए तो मैं नफरत किससे करूंगा? मिस्टर किम जिन्हों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुमसे माफी मांगना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि रेड के खत्म होने के बाद अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अपने सर को नीचे किया तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, जिसकी वजह से मैं फौरन मर जाऊंगा और मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे माफी मांग रहा हूँ। और साथ ही मिस्टर किम रोते हुए उससे कहते हैं, जिन्हों प्लीज मुझे माफ कर देना, और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, जिसकी वजह से फौरन उनकी मौत हो जाती है। जिन्हों ताइशिक से कहता है, तुमने इसको क्यों मारा? ताइशिक उसे कहता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। वैसे मेरी स्टोरी तो ये है कि डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत सारे हंटर्स को मार डाला। पहले तो मैंने यही स्टोरी सोची थी, लेकिन अब मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना होगी। मैं बाहर जाकर यही रिपोर्ट करूंगा कि वो तीनों मुजरिम आजाद हो गए थे और अपनी भागने की कोशिश के दौरान उन तीनों ने तुम सब लोगों को मार डाला, और मैं जो कि पहले बॉस के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उन तीनों के पीछे गया और इन तीनों को भी मार डाला। और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो तीनों सी रैंक के हंटर्स हैं, वो मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैंने अकेले ही बॉस को भी मारा और बाकी सबको मारकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम तीनों को क्या लगता है, बाहर के लोग इस स्टोरी पर यकीन करेंगे या नहीं? जिन्हों से मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, ये बहुत पावरफुल है, तुम यहीं पर रुको, मुझे इसका सामना करने दो। मिस्टर सोंग सोचते हैं, ये एक बी रैंक का हंटर है, मेरे जैसे सी रैंक के हंटर से ये तो कभी भी नहीं हारेगा, और ऊपर से ये एक असैसिन टाइप हंटर है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है, इसलिए इसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक होगा। क्या पता अगर मैं अपने मैजिक से सिर्फ एक ही इस पर हिट कर सकूं तो मैं जीत जाऊं। मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और मिस्टर किम की तलवार को उठा लेते हैं और ताइशिक से कहते हैं, काफी अरसा हो गया मैंने किसी इंसान के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठाई। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं, मुझे एक फिजिकल बफ दो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। जूही अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सोंग को फिजिकल बफ देती है, लेकिन साथ ही वो ये सोच रही होती है, मिस्टर सोंग तो एक मैजिक टाइप है, लेकिन ये इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताइशिक भी मिस्टर सोंग से कहता है, तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? मिस्टर सोंग से कहते हैं, मुझे पता है फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बफ एक मैजिशियन के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर
मिस्टर सोंग कहते हैं मैं इसके सामने बिल्कुल भी बेकार हूँ क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार के इंजन को एक बाईसाइकिल में इंस्टॉल कर दिया जाए और तेजी से पैडल चलाए जाए। जूही के स्ट्रेंथ पावर की वजह से मैं अपने कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए अगर मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। वो भी अपनी सोच में गुम होते हैं कि उसी वक्त ताएशिक आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ताएशिक उनसे कहता है ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक असैसिन टाइप का हंटर एक मैजिशियन टाइप के हंटर के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुमने अपने लिए वेपन का चुनकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एंड पर तुम सिर्फ मरने वाले हो। ये वेपन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि अगर अपने मैजिक में भी तुम डी लेवल के नहीं हो तो तुम तलवार से भी कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करते हैं। ताएशिक जल्दी से अपनी शैडो मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए दूर चला जाता है और उसे कहता है बाप की वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सोंग कहते हैं अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा लूं तो मैं इस तक पहुंच सकता हूं। वो फिर से स्पीड के साथ उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। ताएशिक हंसते हुए उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने मैजिक को छोड़कर एक वेपन पकड़ लिया जाए, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ताएशिक मिस्टर सोंग के कंधे पर अटैक करते हुए उनके पास से गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ताएशिक मिस्टर सोंग से कहता है क्या तुमने कभी किसी गिल्ड में ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि मैजिक भी यूज करता हो और तलवार भी यूज करता हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। मिस्टर सोंग जैसे जख्मी होते हैं जूही उनको वैसे हील कर देती है। ताएशिक कभी भी जूही की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये मैजिक हीलर तो बहुत ज्यादा मसला करने वाली है, अगर ऐसे चलता रहा तो ये तो अपने जख्मों को हील करके फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इस हीलर को मारना होगा। ताएशिक फिर से जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस्टर सोंग पीछे से उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तलवारबाज को अपनी पीठ दिखाने की? तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, मुझसे फाइट करो। ताएशिक जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने हंजर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। ताएशिक मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई आम बूढ़े तलवारबाज हो। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं हाँ तुम्हें ऐसे देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक एस रैंक का हंटर है जो कि मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। अगर मेरी बॉडी तुम्हारी स्पीड से मैच नहीं कर सकती, लेकिन मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ताएशिक हंसते हुए उनसे कहता है लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है, और साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिशियन एक असैसिन टाइप के हंटर के स्पीड से मैच कर सकता है? और वो बड़ी ही तेजी के साथ मिस्टर सोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है और उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर देता है। ताएशिक उनसे कहता है अगर तुम किसी और से फाइट कर रहे होते तो तुम जरूर जीत जाते, लेकिन मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है, और एक मैजिक टाइप का हंटर वो तो मेरी मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता अगर मैं अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल करूं। मिस्टर सोंग वहीं पर जमीन पर बैठ जाती हैं। जूही भागती हुई उन्हें हील करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर सोंग उसे इशारा करते हैं नहीं रहने दो, पीछे रहो। ताएशिक उनके सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, चलो फिर तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। ताएशिक अपने हंजर से जैसे ही उनकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, मिस्टर सोंग अपने मैजिक अटैक को इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सोंग के पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है वो उसे एक ट्रैप में बदलकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर सोंग सामने की तरफ देखकर कहते हैं क्या मेरे अटैक ने काम किया? लेकिन ताएशिक वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि ताएशिक की स्पीड बहुत ज्यादा है। ताएशिक फिर से उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन तुम एक तलवार पकड़कर अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा इस तरह तुम मुझे ट्रैप में फंसा लोगे? मिस्टर सोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। ताएशिक फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और मिस्टर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जिनवू आगे बढ़ता है और अपने हंजर से उसकी तलवार के अटैक को रोकता है और ताएशिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। ताएशिक उसे कहता है तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा रैंक क्या है? जिनवू से कहता है मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताएशिक उसे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। ताएशिक कहता है अगर तुम एक पावर टाइप हंटर हो तो तुम्हारे लिए ये आसान है, एज अ ई रैंक हंटर तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है, वो भी स्पीड के साथ। तुम एक पावर टाइप नहीं हो सकते। क्या तुम भी एक असैसिन टाइप हंटर हो? लेकिन तुम एक असैसिन टाइप भी नहीं हो। ताएशिक हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने रैंक को छुपा रहे हो, तुम एक फॉल्स रैंकर हो। मिस्टर सोंग जिनवू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये एक फॉल्स रैंकर कैसे हो सकता है? मैं इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ऐसा नामुमकिन है, ये एक फॉल्स रैंकर नहीं है।
ताइशिक फिर से कहता है तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम फॉल्स रैंकर होते तो जिसको भी तुम्हारे बारे में पता है तुमने उसे मार डालना था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, इसका मतलब तुम एक डबल अवेकनर हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताइशिक कहता है तुम्हारे दोस्तों के रिएक्शंस को देखकर लगता है तुम अभी अभी रीवेकेंड हुए हो और इन लोगों को अभी तक नहीं पता। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सूरत में मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। जिन्हों उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। ताइशिक उसे कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो, कि मैंने उन कैदियों को क्यों मारा। जिन्हों उसे कहता है मैं इस सब के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने बाकी सबको क्यों मारा। ताइशिक हंसते हुए उसे कहता है तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो। मैंने उनको कोई मजे के लिए नहीं मारा, मुझे ऑर्डर दिया गया था इसलिए मैंने ऐसा किया है। और साथ ही एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं वहीं पर जहाँ पर वो शख्स उसे पैसे दे रहा होता है। वो शख्स असल में एक गोल्ड की कंपनी का CEO होता है। वो ताइशिक को 2 बिलियन वॉन देता है। ताइशिक उसे कहता है मुझे इसके अलावा 1 बिलियन वॉन और चाहिए ताकि मैं बाकी के हंटर्स को भी ठिकाने लगा सकूं। साथ ही वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो शख्स उसे कहता है तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं उनमें से एक कैदी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने खुद को फांसी लगा लिया। उसकी मौत की वजह से उसकी माँ ट्रॉमा में है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि वो एक हंटर है इसलिए उसे सिर्फ कुछ सालों की ही सजा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आजाद होकर सड़कों पर घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डंजन के अंदर मार डालो। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। ताइशिक उसे कहता है अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा एक बाप था जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। मैंने रकम बढ़ाकर उसको मना करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया और अब मुझे किसी भी तरह इस डील को पूरा करना ही है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिग फ्लिक्स। हाजिर लेवल अप की एपिसोड 15 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ताइशिक उनको सब कुछ बताता है कि वो क्यों उन सबको मार रहा है। ताइशिक उनसे कहता है वैसे तो मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता, अगर तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और जहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिन्हों से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है तुम हमें सबक सिखाना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारे किसी भी वर्ड पर यकीन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने किए हुए मर्डर को छुपाने के लिए स्टोरीज बना रहे थे और तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। और उसी के साथ ताइशिक बड़ी ही स्पीड के साथ जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों भी अपने हंटर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक हंसते हुए जिन्हों से कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी बात मानते हो या फिर नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, तुम सब लोग मरने वाले हो। जिन्हों ताइशिक से कहता है इस तरह तो तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी चाहिए। ताइशिक उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। जिन्हों से कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम भी मरने वाले हो। ताइशिक जिन्हों से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुमने ई रैंक से ऊपर कितने रैंक हासिल किए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारना और एक इंसान को मारना बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। ताइशिक अपनी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो। वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फास्ट हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा जिसे मैं जानता था। ताइशिक कहता है मैंने जो पैसे लिए हैं वो तो बहुत ही कम है, मुझे इस जॉब के लिए और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सी रैंक की डंजन में मुझे तुम जैसे हंटर से सामना करना पड़ेगा। ताइशिक सोचता है हम दोनों की स्पीड तो बिल्कुल सेम लेवल पर पहुंच चुकी है। ताइशिक जिन्हों से कहता है अगर ये तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, क्योंकि मेरी स्पीड अभी तुमने देखी ही नहीं। जूही जो कि जिन्हों के पीछे होती है वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों को एक बूस्ट देती है। ताइशिक कहता है मैं तो पहले इस बी रैंक की हंटर को मारना चाहता था क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी। जूही के बूस्ट के बाद जिन्हों की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान ताइशिक जिन्हों से कहता है अगर तुम अपनी हीलर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाना होगा। साथ ही वो अपने हंजर को जूही की तरफ फेंकता है। जैसे ही उसका हंजर जूही को लगने लगता है उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसके हंजर को ब्लॉक करते हैं और जूही को बचा लेते हैं। जिन्हों जूही की तरफ देख रहा होता है उसी वक्त ताइशिक उस पर अटैक करता है और जिन्हों को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है।
जिन्हों के जख्मी होने के बाद जिन्हों तायशिक से कहता है, क्या तुम मुझे मारने का अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जिन्हों के पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अपने दुश्मन को मारो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिन्हों कहता है, मुझे लगता है जब कोई मुझे मारना चाहता है तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये मुझे फिर से कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो वरना तुम मारे जाओगे। जिन्हों कहता है, अब जबकि सिस्टम ने मुझे कह दिया है अब तो मुझे इसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर तायशिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं एक असैसिन टाइप हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। जिन्हों कहता है, मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की। साथ ही जिन्हों फिर से आगे बढ़ता है और तायशिक पर अटैक करता है। तायशिक हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिन्हों से कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है। साथ ही जिन्हों अपनी स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर लेता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए तायशिक पर अटैक करता है। तायशिक हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है, कहीं ये भी स्किल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जिन्हों तायशिक पर अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। तायशिक के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है। अब क्योंकि जिन्हों के वेपन में पैरालिसिस इफेक्ट है, जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगता है पैरालिसिस का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तायशिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसके डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था? ये तो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, इसके वेपन पर तो इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन साथ ही तायशिक अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पैरालिसिस इफेक्ट को खत्म कर देता है। जिन्हों कहता है, मेरे वेपन के अटैक्स तभी काम करते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है तो इसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाती है। तायशिक हंसते हुए जिन्हों से कहता है, तुमने मुझे अपने इफेक्ट्स दिखाए, चलो मैं तुम्हें अपना एक स्किल दिखाता हूँ। और साथ ही तायशिक हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर जिन्हों भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और कहता है, वो तो बिल्कुल गायब हो गया, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा। उसी वक्त तायशिक साइड से उस पर अटैक करता है। जिन्हों अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तायशिक फिर से पीछे हट जाता है और उसे कहता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि मैंने अपनी सारी सेंसेस को हाइड किया हुआ है, तुम्हारी सेंस तो बहुत ज्यादा शार्प है। तायशिक उसे कहता है, मेरे स्पेशल मूव को कैमोफ्लेज स्किल कहते हैं, मैंने अपनी बॉडी, अपनी स्मेल और अपने ऑरा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर लिया है, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। असैसिन टाइप के बहुत सारे हंटर्स में से सिर्फ चंद एक हंटर्स ऐसे होते हैं जो कि इस स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, और आज से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि मेरे पास ऐसे स्किल है, क्योंकि मेरे स्किल को देखने के बाद मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। जिन्हों अभी उसके सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी आवाज कहाँ से आ रही होती है, उसी वक्त तायशिक उसके नीचे से गुजरता है और उसके पाँव के टेंडेंट्स को काट देता है, जिससे जिन्हों के पैर बेकार हो जाते हैं। जिन्हों वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तायशिक जिन्हों से कहता है, अगर बी रैंक की हीलर तुम्हें डायरेक्टली हील करे तो तुम शायद हील हो सकते हो, लेकिन जितनी दूर वो अभी खड़ी है वहाँ से तुम्हें हील नहीं कर पाएगी। जूही जैसी आगे बढ़ने लगती है, तायशिक उसे कहता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, वहीं पर चुपचाप खड़ी रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जूही वहीं पर डर कर खड़ी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं तो बाहर से मदद भी नहीं बुला सकता, और अगर इसी तरह चलता रहा जिन्हों का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा और उसका स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। मिस्टर सोंग अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं, चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो बाई कर सकता हूँ ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं, तायशिक उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्किल के सामने तुम्हारी ये कमजोर बॉडी टिक पाएगी? तुम अब बुढ़े हो चुके हो, तुम तो अपनी नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं पहुँच सकते। तायशिक जिन्हों के पैर की तरफ देखता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें हीलिंग मिल भी जाती है तो कितनी देर लगेगी, कितने मिनट्स में तुम्हारी टांग हील होगी, इतनी देर में तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन्हों से कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, और साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो में जाता है और अपनी रिकवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए फौरी तौर पर हील हो जाता है। ये देखकर जूही भी हैरान हो जाती है, जबकि तायशिक भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास कौन सा स्किल है, ये तो सिर्फ एक ही सेकंड में हील हो गया, तो इसका मतलब ये एक असैसिन टाइप हंटर नहीं है, इसके पास तो हीलिंग स्पेल्स भी हैं। इसके बारे में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ये किस किस्म का हंटर है। स्पीड भी इसके पास है, स्ट्रेंथ इसके पास है, मैजिकल स्पेल्स इसे आते हैं जिससे ये अपनी बॉडी को हील कर सकता है। तायशिक कहता है, पता नहीं कितनी बार ये अपनी बॉडी को इस तरह हील कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन्हों फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मेरा एक और इमोशन मर गया, यानी जिन्हों के अंदर की एक और फीलिंग मर गई। जिन्हों तायशिक से कहता है, तुम्हारे जैसों पर तो मुझे अपना गुस्सा भी जाया नहीं करना। ये सुनकर तायशिक गुस्सा हो जाता है और सीधा जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हों अपने डैगर को घुमाते हुए तायशिक पर अटैक करता है। तायशिक फौरी तौर पर पीछे हट जाता है। तायशिक अब की बार हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में मेरे कैमोफ्लेज के अंदर से देख सकता है? तायशिक जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और उसे कहता है, तुमने मेरी गर्दन पर वार किया लेकिन जरा भी हिचकिचाए नहीं, इसका मतलब तुम पहले भी किसी इंसान को मार चुके हो। मुझे लगता है कि हम दोनों सेम हैं, हम दोनों ही पहले किसी इंसान को मार चुके हैं और अब किसी इंसान को मारने में हमें डर नहीं लगता।
ताइशिको से कहता है अवेकनिंग ने हम इंसानों को बहुत सारी पावर्स दी है। अब हमें कानून को मानने की जरूरत नहीं। हम जैसे अवेकनर्स यानी हंटर्स को कानून से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग पावरफुल हैं तो हम ही कानून हैं। साथ ही ताइशिको से कहता है इसीलिए मैं अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाता हूँ। और वो गायब होकर जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हू अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहीं से खड़े खड़े वो अपने डैगर की मदद से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। ताइशिक कहता है मुझे लगता है अब मुझे समझ आ चुकी है मैं अपने स्टेल्थ मोड में इसको कैसे दिखाई दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे किलिंग इंटेंट की वजह से इसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे इस ब्लॉक को तोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ से अटैक करने वाला हूँ। ये तो सिर्फ मेरे किलिंग इंटेंशन को देख रहा है। जिन्हू जो कि अभी तक अपना सर झुकाकर खड़ा होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसका एक नया स्किल एक्टिवेट होता है जो कि किलिंग इंटेंट होता है। जैसे कि वन पीस में मंकी डी लूफी अपनी हाकी इस्तेमाल करता है बिल्कुल वैसे ही जिन्हू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है एक प्रेशर क्रिएट होता है। सामने वाले को महसूस होता है कि अब वो मरने वाला है। ताइशिको को ऐसे महसूस होता है जैसे वो पानी में धंसता जा रहा होता है। हर तरफ से उसे ब्लैक शेडो अपने अंदर कवर कर रहा होता है। जिन्हू सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये है क्या चीज। डार्कनेस मुझे कवर करती जा रही है। क्या ये सिर्फ इसका शेडो है। ताइशिको अभी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसी वक्त जिन्हू का हंजर आकर उसके सीने में धंस जाता है। ताइशिको के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ताइशिको से कहता है आखिर तुम हो क्या चीज। ताइशिको की पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है और वो नीचे बैठ जाता है। ताइशिको से कहता है मैं कमजोर हूँ इसलिए मुझे पता है कि अब मेरी मौत आ चुकी है। लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम हो क्या तुम एक असैसिन टाइप हंटर हो जिसके पास हीलिंग स्पेल्स हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे अदर स्किल्स हैं। तुम हो क्या चीज। मैंने इस तरह का हंटर पहले कभी नहीं देखा। जिन्हू से कहता है मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। ताइशिको से कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बहुत सारे सीक्रेट्स रखकर तुम भी खुद को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही जिन्हू का पैरालिसिस इफेक्ट और ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। ताइशिको हंसते हुए उससे कहता है तुम अपने स्किल्स को और ज्यादा नहीं छुपा पाओगे जबकि तुमने मुझे मार डाला है। जिन्हू से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो अपनी हर फाइट के बाद लेवल अप हो जाता हूँ। जिन्हू ताइशिको से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। ताइशिको से कहता है तुम्हारा शेडो डार्कनेस से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम्हारा शेडो जितना ज्यादा डार्कनेस में डूबा हुआ है। और इसी के साथ ताइशिको मर जाता है और जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है कि तुमने दुश्मन को मार दिया है इसलिए तुम लेवल अप हो गए हो जिसके बदले में तुम्हें रिवार्ड दिया गया है। क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करोगे। जिन्हू कहता है ताइशिको ने बिल्कुल ठीक कहा मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन हर बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है जैसे मैंने अपनी एक सेंस को खो दिया है। मेरे अंदर के इमोशन मरते जा रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 16 के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू ताइशिको को मार देता है। ताइशिको को मारने के बाद जिन्हू वहीं पर खड़ा होता है, कहता है हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ तो मेरे अंदर का एक इमोशन मर जाता है लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जूही आगे बढ़ती है और जिन्हू से कहती है जिन्हू तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। मिस्टर सोंग भी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम तो मर चुके होते। मिस्टर सोंग जिन्हू से कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें वापस जाकर गिल्ड को ये सारा मामला रिपोर्ट नहीं करना। जिन्हू मिस्टर सोंग से कहता है लेकिन अभी हमें डंजन के बॉस को मारना है ताकि इसके गेट को क्लोज किया जा सके। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं कहीं तुम अकेले बॉस को मारने के लिए तो नहीं जाना चाहते। लेकिन साथ ही मिस्टर सोंग चुप हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे स्किल्स देख ली है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मिस्टर सोंग सारी लाशों की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं तो इन सब को सही तरह से दफनाना चाहता था लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिन्हू आगे बढ़ता है और ताइशिको के सीने से अपने हंजर को बाहर निकालता है। वो जैसे अपने हंजर को बाहर निकालता है वहाँ पर एक छोटा सा बीड चमक रहा होता है। वो बीड असल में एक रैलिक होता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हू को बताया जाता है कि हंटर ताइशिको के मरने के बाद उसकी शैडो वाली एबिलिटी अब तुम्हारी हो चुकी है। जैसे ही तुम इस रैलिक को तोड़ोगे वो एबिलिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने के बाद उनकी एबिलिटीज को भी ले सकता हूँ। मिस्टर सोंग जिन्हू से कहते हैं हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जाकर सारी बात बताएंगे। जूही जिन्हू से कहती है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से बॉस को मारकर बाहर आ जाओ। जिन्हू उनसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जिन्हू बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ता है। वहीं पर उन तीनों कैदियों की लाशें पड़ी होती है। जिन्हू एक लाश के पास जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, अपनी नौटंकी बंद करो।
क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे ताकि सभी के चले जाने के बाद यहाँ से आसानी से भाग जाओ और किसी को पता भी न चले? वो कैदी बोलने की कोशिश करता है लेकिन ताइशिक ने उसका गला काट दिया होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता। जिनवू से कहता है, ताइशिक तो बहुत ज्यादा जालिम निकला, उसने तो तुम्हारा गला ही काट दिया ताकि तुम किसी को मदद के लिए पुकार न सको। जिनवू आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा तो ब्लड बह रहा है, इस तरह तो तुम मर जाओगे। अगर हम जूही से कहें तो वो तुम्हें बचा सकती है। वो क्रिमिनल खुश हो जाता है और कहता है, चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन जिनवू से घसीटता हुआ बॉस के रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे कहता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? हम लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सामने बॉस का रूम होता है। जिनवू दरवाजा खोलता है और उस कैदी को लेकर अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा गोबलिन बॉस होता है। जिनवू दरवाजे को बंद करके सामने खड़ा हो जाता है और उस कैदी को कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने कितने लोगों को मारा है? क्या तुम्हें उन सब के फेसेस याद हैं? मेरी नजर में तुम ताइशिक से भी ज्यादा गंदा कचरा हो। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को इस डंजन से बाहर जाने नहीं दूंगा। उस बड़े से बॉस मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे और भी गॉब्लिन्स होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और वो सारे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद फाइट का कोई भी सीन नहीं दिखाते, बस एक सीन दिखाते हैं। जिनवू उस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मार देता है। जिनवू उसकी लाश के पास खड़ा होता है और कहता है, इस बड़े से गोब्लिन बॉस को मारना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मिस्टर सोंग बाहर आकर गिल्ड से आए हुए लड़के को सारी बात बता देते हैं। गिल्ड का वो लड़का सारी बात को समझ आता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने डंजन के अंदर क्या काम किया है। और थोड़ी ही देर के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वू जिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर गिल्ड के लड़के से पूछते हैं, कितनी देर हो गई डंजन को क्लियर किए हुए? वो लड़का उन्हें बताता है, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। मैनेजर वू जिन उसे कहते हैं, अभी तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। हमें नहीं लगता कि हम अंदर जाकर उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज होने वाला है। वू जिन उस लड़के से पूछते हैं, जितने भी लोग उस डंजन में बचे हैं क्या उन सब लोगों ने डंजन को क्लियर किया है? वो लड़का उनसे कहता है, जी उन लोगों ने क्लियर किया है। मिस्टर वू जिन सोचते हैं, ताइशिक के बारे में तो मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकता है कि वो एक असैसिनेशन मिशन के दौरान उसने सारे कैदियों को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने बॉस को क्यों मारा। वो डंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता था? उसी वक्त उनकी नजर जिनवू पर पड़ती है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, क्या तुम संग जिनवू हो? तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो आज हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं। जिनवू भी उसे पहचान लेता और कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम उस दिन हॉस्पिटल में आए थे। मिस्टर वू जिन उन्हें कहते हैं, मेरा नाम वू जिन चियोल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे एक साथी ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम का हेड हूँ। हम लोग इस पूरे मामले की तहकीक करेंगे। जिनवू कहता है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है इस शख्स को देखने के बाद, क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी बढ़ चुकी है। ये बंदा ताइशिक से भी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड होने के नाते मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जबकि जिनवू अभी भी उसकी स्ट्रेंथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है शायद ये एक ए रैंक का हंटर है, मैं इसकी पावर से मैच नहीं कर सकता, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनवू कहता है, ठीक है सर, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम तीनों में से किसने ताइशिक को मारा है? जिनवू कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी रीअवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा, मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिनवू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मैंने उसे मारा है। मिस्टर वू जिन मिस्टर सोंग से कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारा हंटर रैंक क्या है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और एक मैजिशियन टाइप हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, क्या तुम पीछे नहीं देख रहे, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम ताइशिक को मार सकते हो। लेकिन वू जिन अपने आप में ही सोच रहा होता है, ताइशिक को तो हम डिवीजन वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक बाजू वाला सी रैंक हंटर और एक कमजोर सी बी रैंक की हंटर, क्या ये दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं? इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करने हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। जिनवू मिस्टर सोंग से पूछता है, आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, परेशान मत हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। मिस्टर सोंग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचोगे।
लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। इसे मेरा थैंक्स वाला टोकन समझ लो। मिस्टर वू जिन जिन्हू से कहते हैं, जिन्हू मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि एक ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर टाइशी को नहीं मार सकता, और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा से तुम पर शक करना चाहिए कि तुम एक रीअवेकन हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जिन्हू उनसे कहता है, आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वू जिन से कहते हैं, डांगसुक के साथ जब तुम डंजन में गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए। सिर्फ तुम और एक डी रैंक के हंटर वहाँ से जिंदा बाहर आए थे। लेकिन असल मसला ये है कि डांगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है। तुमने उसका नाम तो सुना होगा, उसका नाम डांगसू है और वो अमेरिका में रहता है। और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये बात सुनते ही जिन्हू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई है? मिस्टर वू जिन्हू से कहते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डंजन के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन उसका भाई जिंदा बाहर नहीं आया। और क्योंकि उसका भाई एस रैंक का हंटर है, इसलिए कानून भी उसके सामने बेबस है। क्योंकि एक एस रैंक के हंटर को हम मौजजा भी कह सकते हैं, या फिर चलती फिरती तबाही कह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आकर तुम्हें मारना चाहता है तो कोई भी कानून या फिर कोई भी बंदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि डांगसू एक ऐसा हंटर है जिससे तो मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। जाने से पहले मिस्टर वू जिन्हू से कहते हैं, अगर हो सके तो अपने शहर को छोड़कर चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। जिन्हू जल्दी से अपने स्टैट्स की तरफ देखता है। उसका लेवल 27 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 72 पर होती। जिन्हू कहता है, मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा सकूं। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गोल्ड कंपनी का सीईओ, जिसने टाइशी को वहाँ पर पैसे देकर बेचा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही सीधी जिन्हू के पास वापस आती है और उसके हाथ में वही मैजिकल कोर होता है जो कि 4th एपिसोड में जिन्हू ने जूही को दिया था। जिन्हू जूही को बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। जूही आगे खड़ी होती है और जिन्हू से कहती है, जिन्हू तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले से काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से जरा भी नहीं बदली। जिन्हू से कहता है, तुमने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना मुख्तलिफ होता है। जूही उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो गए हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे सूट नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाती हूँ, और मेरे लिए अपने डर का सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्योंकि मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ, इसलिए मुझे ए रैंक की या फिर बी रैंक की डंजन्स को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर से डरती थी। इसलिए मैं सिर्फ डी रैंक की या फिर ई रैंक की हंटर से ज्वाइन करती थी। ई रैंक की डंजन्स में मैं इसलिए भी जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारी इंजरीज को हील करती थी, जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडीज पर आती रहती थी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम इतना ज्यादा जख्मी होते थे कि मैं भी तुम तंग आ गई थी कि मुझे तुम्हें हमेशा हील करना पड़ता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ हंटर समझती थी, लेकिन तुम हर बार डंजन से जिंदा बाहर आते, ना सिर्फ अपना ख्याल रखते बल्कि बाकियों की भी जान बचाते। तुम्हारी आंखों में हमेशा यही बात होती थी कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरह की आंखें मिल पाएंगी। मैं हमेशा डरती रहूंगी और डरती हूँ। साथ ही वो मैजिकल कोड निकालती है और जिन्हू से कहती है, तुमने वादा किया था अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे तो हम दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये मैजिकल कोड तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्हू से कहता है, लेकिन क्यों, इस वक्त क्यों? जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मुझे हंटर्स का काम नहीं करना, मैं वापस अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझे बताना, हम दोनों वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ की फिश खिलाऊंगी। जिन्हू भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुमसे कहूंगा कि मेरे साथ बाहर चलो, और उस दिन खाने का बिल मैं दूंगा। जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो जिन्हू को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूही के वहाँ से जाने के बाद जिन्हू कहता है, अब मेरे पास एक और वजह है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मौत मेरा पीछा कर रही है। डांगसू कोई आम सा बंदा नहीं है, वो एक एस रैंक का हंटर है और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। 4-5 एपिसोड पहले से आपको याद होगा कि जिन्हू ने जिन्हो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसने 19 बार उसके साथ डंजन में जाना है, लेकिन उसने कहा था कि सिर्फ हम 2 लोग ही डंजन के अंदर जाएंगे, बाकी के सारे लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे। तो यहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है।
जिन्हो जिन्हो को बुलाता है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं। जिन्हो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर 8 हंटर्स होते हैं जो कि पेपर वर्क के लिए हैं, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए इन्हें टोटल 10 लोगों की जरूरत होती है। जिन्हो उन सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये सब कौन है। जिन्हो से कहता है ये हमारे टीममेट्स हैं। इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से एक लंगड़ा होता है, एक शराबी होता है, एक हाउसवाइफ होती है और एक स्कूल की बच्ची होती है, जबकि बाकी के सभी ऐसे ही हंटर्स होते हैं जिनके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। जिन्हो स्कूल की लड़की की तरफ देखकर कहता है क्या बच्चे भी रेड में जा सकते हैं। जिन्हो से कहता है हाँ, वो बच्चा अगर एक हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक डंजन में नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन्हो से कहती है तुम बच्चा किसको कह रहे हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक पूरी हंटर हूँ। जिन्हो से कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या इससे पहले तुम कभी किसी डंजन में गई हो। वो लड़की उसे कहती है नहीं। जिन्हो से कहता है मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक की हंटर हो। जिन्हो उन सब से कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डंजन के अंदर नहीं आना, यहीं बाहर बैठकर हमारा इंतजार करो, मैं और जिन्हो अंदर जाएंगे। जिन्हो उन सारे लोगों से कहता है कानून के मुताबिक हम 2 लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ पर लाया गया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोग यहाँ बैठकर इंतजार करो। वो सब ये सोच रहे होते हैं ये तो एक सी रैंक की डंजन है, क्या ये दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे, क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनमें से एक कहता है जितना तुमने हमें कहा था कि तुम हमें 3 मिलियन वॉन दोगे, क्या तुम वाकई में हमें देने वाले हो या नहीं, क्योंकि हम लोग डंजन के अंदर तो जाने वाले नहीं। जिन्हो उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हर एक को 3 मिलियन वॉन मिलेंगे और वो भी हर डंजन के सिर्फ बाहर बैठने के लिए। ये डील वैसे बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करना है और तुम्हें 3 मिलियन वॉन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी होगा किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम लोग ऐसा करते हो और किसी को हम दोनों के बारे में बताते हो तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन वॉन हमें देने होंगे, और ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है जो की कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। जिन्हो कहता है जिन्हो मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, आखिर तुमने पहना क्या हुआ है। जिन्हो फिर से एक बहुत ही महंगा बॉडी आर्मर लेकर आता है जो कि बहुत ही शाइनी होता है। जिन्हो से कहता है अब जबकि हम सिर्फ 2 लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं तो मुझे तो अपनी तैयारी मुकम्मल करना होगी। तुम तो जानते हो कि मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस रहते हैं। जिन्हो आगे बढ़ता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जिन्हो नीचे गिर जाता है। जिन्हो से कहता है मैंने तुमसे कहा कि इसको उतार दो, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो उतार दो। जिन्हो रोना शुरू कर देता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं उतार देता हूँ, और साथ ही वो उसे कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जिन्हो बैग उठा लेता है और कहता है चलो डंजन के अंदर चलते हैं, अब मैं रेडी हूँ। जिन्हो से कहता है अब ये क्या है, तुमने हेलमेट क्यों पहना हुआ है। जिन्हो से कहता है अब सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लड़के कहते हैं क्या ये वाकई एक सी रैंक की डंजन में सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं, इनमें से एक तो बहुत ही बेवकूफ है। बाहर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर ये दोनों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये 2 लोग मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं तो ये हाई रैंक की डंजन में क्यों नहीं जाते, किसी अच्छे से गिल्ड को ज्वाइन कर ले। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या करना है इनके काम से। उनमें से एक कहता है संग जिन्हो के बारे में मैं जानता हूँ, वो ई रैंक का हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर कहा जाता है। दूसरे वाला उसे कहता है और दूसरा लड़का जिसका नाम जिन्हो है जो हमें पैसे देने वाला है, वो एक डी रैंक का हंटर है, मुझे तो ये दोनों ही बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि वो शराबी वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और कहता है नौजवान लड़के हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही घंटों के बाद जिन्हो डंजन के गेट से बाहर निकलता है। क्योंकि वो भागता हुआ डंजन के गेट से बाहर निकलता है, वो सारे उसे कहते हैं तुम तो वापस आ गए, हमें लगता है कि तुम भाग कर आए हो। उनमें से एक पीछे गेट की तरफ देखता है और कहता है ये लोग भाग कर नहीं आए, जरा डंजन के गेट की तरफ देखो, डंजन का गेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को मार दिया। जिन्हो भी बाहर आ जाता है और आते ही जिन्हो से कहता है अगली डंजन कहाँ पर है। जिन्हो से कहता है यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जिन्हो चिल्लाकर बाकी सारे मेंबर्स से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज पूरे दिन में 3 डंजन्स को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मना करेगा क्योंकि तुम्हें बिना काम किए आज एक ही दिन में 9 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। वो लड़के उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग हैं कौन, इन्होंने एक सी रैंक की डंजन को क्लियर किया और अब ये दूसरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन एक हंटर गिल्ड का होता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड होता है। उस गिल्ड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उसे कहता है सर जरा इस तरफ देखिए, किसी बंदे ने 200 मिलियन हज करके सारी सी रैंक की डंजन्स के राइट्स हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है सर कुछ दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई टीम स्टार्ट हुई है,
जो पर्सनल अटैक फोर्स है, उन्होंने सारी सी रैंक की डंजन्स को खरीद लिया है और वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे गिल्ड के लिए सी रैंक की डंजन्स बची ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक सी रैंक की डंजन की कीमत सिर्फ 7000 थी। मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे तो उन्होंने मुझे 200 मिलियन देकर मुझसे सारी डंजन खरीद ली। उस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिनहो है। मैनेजर उसे कहता है मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। असिस्टेंट उसे कहता है वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर्स का दूसरा बेटा है और ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है इन सारी डंजन्स को खरीदने के लिए। मैनेजर उसे कहता है लेकिन फिर भी उन्हें इसमें बहुत ज्यादा घाटा है, आखिर वो इतनी महंगी डंजन्स को खरीद क्यों रहे हैं? मैनेजर उसे कहते हैं क्या उसकी पर्सनल अटैक फोर्स में वो लड़का है जो कि उस डबल लेयर डंजन में जिंदा बच गया था, जिसका नाम संग जिन वू है। असिस्टेंट उसे कहता है हाँ वो लड़का भी उसके साथ है। हाँ का लफ्ज सुनते ही मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सभी से कहते हैं यहाँ पर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मुझे डी रैंक के हंटर जिन हो और ई रैंक के हंटर जिन वू, इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मेरे पास ले आओ। और फिर साथ ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन वू के बारे में सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिनवू 3 इंसिडेंट्स के दौरान जिंदा बाहर निकला है, जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए। सबसे पहले वो एक डबल लेयर वाली डंजन में फंस गया था जहां से वो अकेला बचकर निकला था। दूसरा हादसा तब हुआ जब वो डांगसुक की पार्टी के साथ गया था, वहाँ पर 8 लोग मारे गए। तीसरी बार जब ये डंजन में गया तब एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम ताइशिक था वो मारा गया और उसके साथ इनकी पार्टी के 7 और बंदे भी मारे गए। जबकि जिनवू और जिनहो दोनों ही सेकंड रेड के दौरान मिले थे। जिनहो यूजिन आर्किटेक्चर्स का मालिक है, यानी कि उनका सेकंड सन है। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इस काम पर लगाया है ताकि वो उसे गिल्ड का मास्टर बना सके। जिनहो की तो समझ आती है कि उसने अपनी एक अटैक फोर्स बनाई है क्योंकि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो सी रैंक की डंजन्स में अपने साथ ई रैंक के हंटर को क्यों लेकर जाता है? मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। लेकिन उनकी पार्टी सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रही है। इन सारी बातों से मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि मुझे लगता है कि जिनवू एक रीअवेकेंड पर्सन है, यानी उसको डबल अवेकनिंग मिली है। मैनेजर जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं? मैनेजर उसे कहते हैं संग जिनवू एक डबल अवेकेंड पर्सन है, मुझे उसे अपने गिल्ड में लेकर आना है, हम लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तीनों बार डंजन में बहुत सारे लोग मरे, लेकिन एक हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो जिंदा बाहर निकल आ गया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मुझे तो यही लगता है कि उसे डबल अवेकनिंग मिली है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि ताइशिक को एक बी रैंक के हंटर मिस्टर सोंग ने मार दिया, हालांकि उसके पास एक बी रैंक की हीलर भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक टाइप वाले हंटर हमेशा ही असैसिन टाइप वाले हंटर से कमजोर होते हैं। जरूर ताइशिक को जिनवू नहीं मारा होगा। चलो हम लोग उनकी डंजन्स के बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिर जिनवू है कौन, क्या वाकई में वो एक डबल अवेकनर है या नहीं। असिस्टेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैनेजर खुद जा रही है, इसका मतलब ये वाकई में बहुत ही हास होगा। नेक्स्ट सीन डंजन का होता है। जिनवू और जिनहो डंजन के अंदर होते हैं जहाँ पर बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वेयरवुल्व्स की टाइप के होते हैं। जिनवू क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उनके पास से गुजरता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बिना अपने डैगर को हाथ में पकड़े ही वो उन सारे बीस्ट को मार देता है। ये भी उसका एक स्पेशल स्किल है। और इसके अलावा जिनवू के पास अब स्टेल्थ है, यानी कि ताइशिक की वो स्पेशल एबिलिटी जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, गायब होकर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि जिनहो वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये वाला स्किल तो मैंने इसका पहले कभी नहीं देखा, शायद ये मुझसे छुपा रहा था। ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही जिनहो के स्टैट्स के बारे में दिखाते हैं। उसका लेवल 39 हो चुका है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ 97 पर पहुंच चुकी है। जिनवू अपनी विंडो की तरफ देखता हुआ कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हैं। जिनवू कहता है ताइशिक से जो मुझे स्किल मिला था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है, उससे मैं अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड कर सकता हूँ और एक असैसिन की तरह अटैक कर सकता हूँ। इसके अलावा जिनवू की इन्वेंटरी में एक ड्रिंक होती है जिसकी मदद से वो अपने माना को रीजनरेट कर सकता है, माना जो कि इनकी एनर्जी की फॉर्म है। जिनवू कहता है मैं स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा माना यूज हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। लेकिन वो एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है। और उसी वक्त फिर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और जिनवू फिर उसको भी मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। और साथ ही एक अलार्म बजने के साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि प्लेयर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। जिनवू का लेवल 40 पर पहुंचते ही उसे कहा जाता है कि अब तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसके स्टैट्स वाली विंडो में जहां पर पहले जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ था वहां पर अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली है। जिनवू कहता है अब ये क्या नई चीज है, जॉब चेंज का मतलब क्या हो सकता है। जिनवू को याद आता है कि उसके स्टेटस वाली विंडो में जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ है, यानी कि अभी उसके पास कोई भी जॉब का टाइटल नहीं है।
उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर उनकी डंजन के बाहर जिन्हों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डंजन के सामने वो 8 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग पार्टी कर रहे होते हैं जबकि 2 लोग ताश खेल रहे होते हैं और एक लड़का कॉल सुन रहा होता है। मैनेजर से देखकर कहते हैं, क्या हम लोग किसी प्लेग्राउंड में आ गए हैं? मैनेजर उन सब से कहते हैं, आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम सब लोग डंजन के गेट के बाहर क्या कर रहे हो? वो स्कूल वाली लड़की उससे कहती है, ये नो एंट्री जोन है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन? मैनेजर उससे कहती है, बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो। मैनेजर का असिस्टेंट भी उसे कहता है, बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की उनसे कहती है, मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करो। मैनेजर उससे पूछते हैं, क्या तुम भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हो? वो लड़की उसे कहती है, हाँ मैं भी इस अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सोचना शुरू कर देते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इनकी पार्टी के सारे मेंबर तो बाहर बैठे हैं, तो डंजन के अंदर कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हो और जिन्हो दोनों ही डंजन के अंदर गए हैं? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जिन्हो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही पावरफुल हंटर है। हमें इस बंदे को अपने गिल्ड में लेना ही होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 18 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर जिन्हों को रिक्रूट करने के लिए डंजन के बाहर आते हैं, जहाँ पर वो रेड करने के लिए गए हुए हैं। मैनेजर बाहर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकी के सारे मेंबर बैठकर पिकनिक मना रहे होते हैं। मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद संग जिन्हो और जिन्हो दोनों ही बाहर निकल आते हैं। जिन्हो से कहता है, तुम्हारा कल का क्या शेड्यूल है? मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं कल नहीं आ सकता। इसलिए अगर कल का डंजन का कोई प्लान है तो उसे कैंसिल कर दो। जिन्हो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, हाँ मैंने वैसे कल का प्लान बनाया हुआ है, मैंने 3 डंजन्स को रिजर्व किया हुआ है। अगर तुम्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है तो मैं अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर देता हूँ। जिन्हो से पूछता है, क्या वाकई में इसे कैंसिल करना जरूरी है? जिन्हो से कहता है, हाँ कैंसिल करना लाजमी है, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस डंजन के अंदर नहीं जाते तो 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जिन्हो से कहता है, अच्छा ठीक है अभी कैंसिल मत करो। उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, जिन्हो मुझे आपसे बात करनी है। जिन्हो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड की मैनेजमेंट टीम से हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैनेजर जिन्हो को लेकर एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो दोनों बात करते हैं। मैनेजर उसे कहते हैं, तुमने व्हाइट गिल्ड के बारे में सुना होगा। जिन्हो से कहता है, हाँ मैंने सुना हुआ है, व्हाइट गिल्ड काफी ज्यादा फेमस है। मैनेजर उसे कहते हैं, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, हम व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले तुम्हें अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। यूजीन आर्किटेक्चर्स वाले तुम्हें जितना भी पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें उसका डबल देंगे। तुम उन लोगों को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम अपनी स्किल्स के मुताबिक बेहतरीन काम करते हो तो हम तुम्हारी सैलरी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी ऑफर है, मुझे लगता है कि ये जल्दी से मान जाएगा, क्योंकि ये एक ई रैंक का हंटर है, इतनी बड़ी ऑफर इससे पहले कहीं से नहीं मिली होगी। लेकिन जिन्हो मैनेजर से पूछता है, पहले मुझे ये बताओ, जिस बिल्डिंग में तुम लोग रहते हो, जहाँ से तुम्हारा ऑफिस है, उस बिल्डिंग की प्राइस कितनी है? ये बात सुनते ही मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैनेजर उसे कहते हैं, हम अपनी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जितने फ्लोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 50 बिलियन होगी उसकी कीमत। जिन्हो से कहता है, और तुम वो सारी बिल्डिंग मेरे हवाले करना चाहते हो? मैनेजर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, हम तुम्हें अपनी बिल्डिंग क्यों देंगे? साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि जिन्हो उनको बताता है कि मैं यू जिन्हो के साथ इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग मुझे देने वाला है, जिसकी कीमत 30 बिलियन है। और अगर तुम मुझे इसका डबल देना चाहती हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी बिल्डिंग को देने के बाद भी 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट गिल्ड वाले तुम्हारी इस बात को मानेंगे। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा ग्रेट हो सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यूजीन वाले इसको 30 बिलियन दे रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वाकई में से 30 बिलियन मिल रहे हैं या फिर नहीं। जिन्हो अपना मोबाइल निकालता है और मैनेजर से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इसको कंफर्म कर सकता हूँ। मैनेजर उसे कहते हैं, जितना तुम मांग रहे हो ये तो मेरी एबिलिटीज से बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी व्हाइट गिल्ड के हायर अप्स के साथ निगोशिएशन कर सकता हूँ। जिन्हो खड़ा हो जाता है और कहता है, तो फिर हमारे दरमियान कोई भी डील नहीं हो सकती, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैनेजर कहते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, पहले मुझे उनकी ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद मुझे अपने गिल्ड वालों से बात करनी चाहिए थी और फिर आकर इससे बात करता। अब तो ये हमारे गिल्ड को नहीं ज्वाइन करेगा।
जाने से पहले जिन्हू पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? और साथ ही जिन्हू अपनी स्टाइल की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड चेक कर रहे थे? मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन्हू उसी वक्त उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगाता है। इसके बाद तो मैनेजर और भी ज्यादा डर जाता है। मैनेजर कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक असैसिन टाइप हंटर है। जिन्हू से कहता है, पीछे की तरफ मत घूमना। मैनेजर सोचता है, अगर ये स्टेल्थ इस्तेमाल कर सकता है और ये एक रीवेकेंड है तो इसका मतलब यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले वाकई में से 30 बिलियन देने को तैयार हो गए होंगे। मैनेजर जिन्हू से कहता है, मैं जानबूझकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। असल में हमारी मैनेजिंग कंपनी के एक बंदे ने कहा था कि एक नई पार्टी शुरू हुई है जो कि सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रहे हैं। उसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि 3 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं डंजन्स के अंदर और तीनों बार तुम जिंदा बाहर निकले हो। अब इनको एक्सीडेंट्स नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सीडेंट नहीं समझ रहे और हमें शक है कि तुम्हें रीवेकनिंग मिली है। इसी वजह से यूजिन तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है क्योंकि वो अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जिन्हू मैनेजर से पूछता है, मेरे बारे में कितने ज्यादा लोगों को पता है? मैनेजर उसे कहते हैं, सिर्फ मुझे और मेरे एक असिस्टेंट को, जो कि इस वक्त होटल के बाहर बैठा है। जिन्हू सोचता है, मुझे लगता है कि सी रैंक की डंजन को जल्दी से क्लियर करने की वजह से मुझे नोटिस किया गया है। जिन्हू मैनेजर से कहता है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो मैं इसको समझूंगा कि तुम दोनों ने ही ये सारी बात फैलाई है और इस बात की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। मैनेजर उसे कहती है, वैसे तो ये सारी रिपोर्ट मुझे मैनेजर को पेश करनी थी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने असिस्टेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, वो भी किसी और को नहीं बताएगा। फिर जिन्हू उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है, क्योंकि हम सी रैंक की डंजन्स को खरीद रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, इसलिए व्हाइट टाइगर वालों के लिए हम एक मसला बन चुके हैं। लेकिन कुछ अर्से तक हम लोग नहीं रुकने वाले, हम ऐसे ही डंजन्स को खरीद कर क्लियर करने वाले हैं। मैनेजर उसे कहता है, यही तो मसला है, तुम लोगों ने सारी डंजन्स को खरीद लिया है। हमें अपने नए हायर किए हुए बंदूक को डंजन्स के अंदर ट्रेन करना है। हम उन नए बंदूक को सी रैंक से ऊपर की डंजन्स में नहीं बेच सकते। जिन्हू उसे कहता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक डील करें। मैनेजर उसे कहते हैं, कैसी डील? जिन्हू से कहता है, हम अपनी 3 सी रैंक की डंजन्स तुम्हें बेचेंगे। ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ आज के लिए है। अगर तुम इन सी रैंक की डंजन्स को हायर नहीं करते तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए कोई भी रो डंजन नहीं बचेगी। मैनेजर सोचते हैं, हम अपने रिक्रूटर्स को दूसरे इलाकों में जाकर ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के गिल्ड्स के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं इनसे डंजन खरीदने के अलावा। मैनेजर उससे पूछते हैं, हमें तुम्हें कितना पे करना होगा? तीनों डंजन्स का टोटल कितना होगा? जिन्हू मैनेजर से कहता है, तुम्हें हर एक डंजन का 300 मिलियन वॉन देना होगा। मैनेजर चिल्लाकर जिन्हू से कहते हैं, सी रैंक की डंजन के अंदर से जितने भी मैजिकल क्रिस्टल्स निकलते हैं उन सब को मिलाकर भी 200 मिलियन वॉन से ज्यादा की रकम नहीं मिलती। इस तरह तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तुम हमसे 300 मिलियन मांग रहे हो, चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 200 मिलियन वॉन देंगे। जिन्हू जल्दी से मान जाता है। मैनेजर पहले हैरान हो जाता है, आखिर इतनी जल्दी मान कैसे गया। साथ ही जिन्हू मैनेजर के साथ हाथ मिलाता है और कहता है, तो हमारी डील हो गई, 3 सी रैंक की डंजन हम तुम्हें देंगे, तुम्हें हमें 600 मिलियन वॉन देने हैं, जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साथ ही जिन्हू अपने पास एक पोशन निकालता है और कहता है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, अपना मुंह खोलो। मैनेजर अपना मुंह खोलता है, वो उस पोशन को उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही वो उसके मुंह में जाता है उसके चेहरे पर लगा हुआ कट बढ़ जाता है। ये देखकर मैनेजर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब आखिर ये कौन सी एबिलिटी है? मैनेजर जिन्हू से कहता है, तुमने मुझे अपनी स्टेल्थ के स्किल्स दिखाए और फिर अपनी हीलिंग एबिलिटीज भी दिखाई, क्या मैं समझूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जिन्हू से कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। फिर जिन्हू वहाँ से चला जाता है। मैनेजर का असिस्टेंट भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है, अभी मैंने एक लाइट देखी, वो क्या थी? क्या जिन्हू के साथ निगोशिएशन अच्छी नहीं रही? मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा पहले कभी नहीं देखा होगा। बाहर जाते ही जिन्हू को कॉल करता है और कहता है, जैसा तुमने कहा था 600 मिलियन अकाउंट में आ चुके हैं। वैसे तुमने वो कैंसल गेट्स किसको बेच दिए? जिन्हू से कहता है, ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट गिल्ड के ऑफिस का होता है। असिस्टेंट भागता हुआ मैनेजर के पास आता है और कहता है, मैनेजर मेरी बात सुने, हमारे एरिया में 3 सी रैंक के गेट्स की बिडिंग हो रही थी और एक डंजन सिर्फ 10 मिलियन की बिक रही है और आप एक डंजन के 200 मिलियन देकर आ गए हैं। यूजिन की पार्टी ने आज के लिए कोई भी गेट खरीदा ही नहीं हुआ, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था। मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं जिन्हू को अपनी टीम में भी नहीं ले सका और उसने मुझे लूट भी लिया और उसने बिना किसी डर के ये सब कुछ कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया बिना इस बात के डर के कि मैं सबको इसके बारे में बता दूंगा। उसी वक्त मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि जिन्हू की तरफ से होता है। जिन्हू मैनेजर से कहता है, इसके बाद तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मैनेजर कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे मैसेज करेगा, क्या उसने सिर्फ मेरे कार्ड को एक बार देखकर मेरा मोबाइल नंबर याद कर लिया?
चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कम से कम उसका नंबर तो आ गया, क्योंकि उसे हम अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड में हायर करना चाहते हैं। हमारे गिल्ड के लिए इतनी ज्यादा रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इतनी ज्यादा रकम देने की वजह से मैं काफी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। जिन्हों एक जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने जॉब चेंज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, जिससे एक डंजन ओपन होती है। जिन्हों उस गेट से अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, पता नहीं ये जॉब चेंज क्या है, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बार उसके सामने जो डंजन ओपन होती है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग होती है। जिन्हों कहता है, पता नहीं इसके अंदर कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। जिन्हों जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर नाइट्स होते हैं, जिनके हाथ में तलवारें होती हैं। वो उन पर अटैक करता है, जबकि वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्हों को नाइट्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि ये आम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह है। और उसके अलावा उनके बॉडी आर्मर बहुत ज्यादा टफ है, जिसकी वजह से जिन्हों के हिट्स उस पर असर नहीं कर रही। जिन्हों कहता है, देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसका आर्मर इतना ज्यादा मोटा है कि मेरा हंजर इसके आर पार नहीं जा रहा। साथ में ये बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हैं और इसके अटैक के पीछे ज्यादा फोर्स भी नहीं है। इसका गुड पॉइंट सिर्फ इसका डिफेंस है। जिन्हों कहता है, इंस्टेंट डंजन के अंदर मैंने एक बड़े सांप के साथ फाइट की थी, जिसके स्केल्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि मेरी तलवार उसकी बॉडी में नहीं घुस सकती थी। तब मैंने अपने हाथों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसको मार डाला था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों से पकड़कर खींच कर 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने एक नाइट को मार डाला है। जिन्हों कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर भी नहीं है, ये तो एक डॉल टाइप मॉन्स्टर है, पता नहीं इसको यहाँ पर किसने भेजा है। अगर इस तरह के 2-4 और मॉन्स्टर्स निकल आए तो मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिन्हों अपने पास एक मिसाल चलाता है और आगे चल पड़ता है और कहता है, मेरे पास एक लुमिनस स्टोन नहीं है, टॉर्च की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। इस डंजन के अंदर भी वही रूल है जैसा कि इंस्टेंट डंजन के अंदर था। जब तक मैं बॉस को नहीं मार देता तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी माना की एनर्जी को बचा कर रखना होगा। मेरी स्टेल्थ और वाइटल स्ट्राइक वाले मूव दोनों ही बहुत ज्यादा माना की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें बहुत ज्यादा माना खर्च हो जाता है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे यहाँ पर आना है तो मैं अपने माना के पॉइंट्स को पहले ही बढ़ा लेता। मुझे इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं पता। मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है और ना ही मैं इस डंजन में से वापस जा सकता हूँ। ये डंजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पता नहीं इस डंजन को क्लियर करने में कितने ज्यादा घंटे लगेंगे या फिर कितने ज्यादा दिन लगेंगे, और मेरे पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है। ये तो वाकई में बहुत ही बुरा होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। मैं तो तुम्हें मुंह पर कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे लड़ना है, उसके लिए मुझे 2 हफ्ते नहीं चाहिए। कहाँ ना लड़ना चाहता हूँ। तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो इस सेल के अंदर? तुम खुद को फाइटर कहते हो ना, तो लड़ो मुझसे। जरूरी नहीं 2 लोगों की लड़ाई देखने के लिए ऑडियंस हमेशा मौजूद नहीं रहनी चाहिए। बोलने से पहले सोच तो लो, तुम्हारे दोनों हाथ कई घंटों से पीछे बंधे हैं, तो तुम्हें लगता है कि इस हालत में तुम मुझसे लड़ पाओगे? तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, लड़ो मुझसे। मैं सच में लगता है तुम दोनों हाथों का इस्तेमाल किए बिना मुझे हरा सकते हो? तुम्हें मजा आ रहा है क्या मिस्टर? I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left.